तो कहानी की शुरुआत होती है और हम काफ़ी ह्यूमंस को मरा हुआ देखते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि अंत में सभी लोग मर रहे हैं। फिर एमसी को दिखाया जाता है। फिर एमसी कहता है और मैं जिसे इंसानियत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर माना जाता था वो भी मर रहा हूँ। मैं सच में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के टाइटल का हकदार नहीं हूँ। मैंने लगभग सभी 7 फिन डीमंस को मार डाला था। ऐसा क्योंकि स्टेल ऑफ द एशियंट किंग में एक 8 फिन डीमन था। अब ये स्टेल ऑफ द एशियंट किंग क्या होता है हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। और हमें बड़ा और छोटा डीमन दिखाए जाते हैं जिनके नीचे हमारा एमसी होता है। फिर एमसी कहता है हम ह्यूमंस सच में इन डीमंस के पावर को समझने में फेल हो गए। यह सब मेरी ही गलती है। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लायक नहीं हूँ। यह सब बात एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो एमसी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। फिर एमसी खुद से कहता है आखिर यह करना क्या चाहता है। क्या यह मेरी बॉडी को टॉर्चर करना चाहता है क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे साथियों को मार डाला है। और इतना सोचते हुए एमसी की आंखें बंद हो जाती हैं। घना अंधेरा तो मरना यह होता है, वहाँ रोशनी है। यह सब बातें एमसी सोच ही रहा होता है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है सल्यूट और एमसी की आंखें खुलती हैं। आखिर यह हो क्या रहा है? क्या मैं अभी मर नहीं गया था? यह सपने के जैसा तो नहीं लग रहा है। यह तो असलियत है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? यह मेरा चेहरा नहीं है। आखिर मेरा खूबसूरत चेहरा और ताकतवर शरीर गया कहाँ? कौन हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं? एमसी यह सब बातें सोच ही रहा था। तभी हमें एक सिटी दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा एमसी होता है। फिर हम एक कमांडर को देखते हैं जो सभी को वॉरियर होने का मतलब समझा रहा होता है और इसका नाम जी याओ तांग जो हेलियोस सिटी का 3rd स्क्वाड्रन लीडर होता है। और वो बताता है कि कैसे साल 3069 में स्टेल ऑफ द एशियंट किंग से हजारों डीमन बाहर निकल आए थे और हमारी दुनिया में तबाही फैला दिए थे। आखिरकार ह्यूमंस ने इतनी सारी तबाही का सामना करने के बाद इक्विपमेंट्स के द्वारा डीमन का सामना करना सीख। यह इक्विपमेंट डीमन के कोर से बनाया जाता है जिससे हमें एक नियमित समय तक ताकत मिलती है। 60 साल पहले एंग जिनको हम ह्यूमनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मानते हैं उन्होंने वर्ल्ड के सभी वॉरियर को एक साथ लिया और हिस्टोरी के सबसे बड़े डिमोनिक वेव का सामना किया। अब यह डिमोनिक वेव क्या होता है यह हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। यह बैटल हफ्तों तक चला जिसमें ह्यूमन की जीत हुई लेकिन उसके बदले हमें बहुत सारी ह्यूमनिटी के वॉरियर को खोना पड़ा। यहाँ तक कि ह्यूमनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी जिंदा वापस नहीं आए। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे हाई रैंक डीमन यानी कि 7 फिन डीमन से लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। तो गाइज इसकी बातों को सुनकर हमें यह पता चलता है कि हमारा एमसी 60 साल बाद किसी और के बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका है। और इनकी बातों को सुनकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हाईएस्ट रैंक डीमन 7 फिन नहीं बल्कि 8 फिन है। ह्यूमनिटी अभी भी डीमन के क्षमताओं को अभी समझ नहीं पाई है। फिर जी याओ तांग दोबारा से सभी को वॉरियर के बारे में बताने लगता है। तभी जी याओ तांग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो हमारा एमसी होता है। जी याओ तांग उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? एमसी घबराते हुए मन में सोचता है कि क्या मैं इसे अपना असली नाम बता दूं कि मैं एंग हूँ? क्या कोई मुझ पर विश्वास भी करेगा कि मैं 60 साल बाद रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, वो भी इस कमजोर और पतले बॉडी में। हमारा एमसी यानी कि एंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जी याओ तांग कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा भी नाम उस ग्रेटेस्ट वॉरियर के जैसा ही होगा। और इतना कहते हुए वह एंग को उठाकर फेंक देता है। एंग अपने मन में सोचता है कि यह बॉडी एकदम ट्रैश है फिर भी इसका मेरे जैसा ही नाम है। फिर जी याओ तांग उसे वार्निंग देकर चला जाता है और सभी को एग्जामिनेशन ग्राउंड पे जाने को बोलता है। तो गाइस यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए सयोनारा।